दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब, जिसमें जिम कॉर्बेट की मैन ईटर कहानियों का रिव्यू किया गया है। आज की जिम कॉर्बेट की कहानी है महान मैन ईटर। जिम कॉर्बेट काला अगर से लौटे ही थे, कुछ ही समय हुआ था कि बेंस, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे अल्मोड़ा के, उन्होंने मैसेज भेजा जिम कॉर्बेट के पास, चले आइए, मैन ईटर मारना है। और उस मैसेज में बेंस ने जिम कॉर्बेट को उनका वादा भी याद दिलाया था कि आपने कहा था जब हम कॉन्फ्रेंस में मिले थे कि आप काला अगर के बाद मोहान के मैन ईटर को मारोगे। अब बेंस ने लिखा था कि इस टाइगर ने जीना हराम कर रखा है। और जब जिम कॉर्बेट चौगर टाइगर्स को मार रहे थे, उस टाइम पर भी इस मोहान मैन ईटर ने 3 लोग मार दिए थे। बेंस ने यह भी प्रॉमिस किया कि बाकी सभी शिकारियों को उस इलाके से हटा लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये वो शर्त होती थी जिम कॉर्बेट की, जब भी वो किसी मैन ईटर को मारने जाते थे, कि वहां पर कोई दूसरा शिकारी ना रहे। इसका मतलब कोई कंपटीशन की भावना नहीं थी। इसका मतलब था कहीं दूसरे शिकारी की गोली जिम कॉर्बेट को ना लग जाए, या जिम कॉर्बेट की गोली धोखे से किसी दूसरे शिकारी को ना लग जाए। अब जिम कॉर्बेट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तराई इलाका जो है, उसमें मई का महीना सबसे गर्म महीना माना जाता है। रात को टेम्परेचर 85 फ़ारेनहाइट के आसपास पहुंच जाता है और दिन में तो 115 फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फ़ारेनहाइट को आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दो। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि 98 फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो कि करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि रात का टेम्परेचर 85 फ़ारेनहाइट, मतलब करीब करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, दिन का टेम्परेचर 115 फ़ारेनहाइट, यानी कि 45 के आसपास। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी सर्दी गर्मी का जो एहसास होता है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से होता है, यानी कि 98 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर कम है तो हमें ठंड लगती है, अगर उससे ज़्यादा है तो हमें गर्मी लगती है, उसके बराबर है तो हम थोड़े कंफर्टेबल होते हैं। यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा टेम्परेचर है बॉडी का, 98 फ़ारेनहाइट। अब पीटर बोलते हैं कि ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे हवा पत्तों को भी सुखा देती है, और जिन पेड़ पौधों को बारिश नहीं मिलती वो पूरी तरह से सूख जाते हैं या पत्ते गिरा देते हैं। नदियां पूरी तरह से सूख जाती हैं, और नदी के किनारे जो पत्थर हैं वो दिन भर गर्मी सोखते रहते हैं और रात को वो गर्मी निकालते हैं। अब दिन भर मौसम में चारों तरफ पपीहे की कॉल गूंजती रहती है, जिसे कि ब्रेन फीवर बर्ड बोला जाता है। और दोस्तों, पपीहा भी, जहां भी पपीहे का जिक्र आता है, वो प्यास से ही जुड़ा होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पपीहा प्यास से चिल्लाता रहता है, केवल स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है वो उसके गले में जाता है। ऐसी मान्यता है। ये सारी बातें मैं बोल रहा हूं, पीटर नहीं बोल रहे हैं। अब यहां पे पीटर बोलते हैं कि जब वो सबसे पहले द्वार क्षेत्र, जो कि बंगाल में है, वहां नौकरी करने के लिए आए, तो वो अप्रैल का महीना था। अब जब इनका टी स्टेट में पहला दिन था, वो मई का महीना था, और वो दिन पीटर को आज भी याद है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, जो उनका होम ऑफिस था किंग विलियम हाउस में, लंदन में, वहां ये चर्चा चल रही थी कि जब आप इंडिया जा रहे हो, वो सबसे गर्म महीना है। जनरली कंपनी का ये उसूल था कि नए एम्प्लॉयज को नवंबर के महीने में इंडिया भेजा जाता था, ताकि वो ठंडे वेदर में अपने आप को इंडिया में एडजस्ट करना सीख जाएं। लेकिन पीटर बोलते हैं कि कंपनी ने ठंड में भेजे जाने वाला रूल तोड़ दिया। शायद उसकी वजह यह थी कि पीटर आरएएफ में नौकरी कर चुके थे एशिया में, तो कंपनी को लगा कि वो ट्रॉपिकल वेदर में रहने के आदी है। अब पीटर बोलते हैं कि मैं इंडिया आने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए मैंने कंपनी को यह नहीं बताया कि एशिया में मेरी जो भी नौकरी थी वो एक ऐसे आइलैंड पे थी कि जहां पर ट्रेड विंड्स चलती थी और वो मौसम को सुहाना कर देती थी।
और इसलिए इंडिया की गर्मी का पीटर को आभास नहीं था और गर्मी ने अपना एहसास पीटर को कराया जब वो आए अप्रैल और मई के महीने में कलकत्ता में। टी गार्डन में एम्प्लॉयज को ऐसे बंगले मिलते थे जिनकी छत टीन की बनी होती थी और वो एक ओवन की तरह काम करते थे। इनके कमरों में पंखे लगे होते थे, लेकिन पंखे भी छत से गर्मी लेके नीचे पूरे में बिखराने का काम करते थे। उस टाइम पे कोई एसी या कूलर नहीं थे। ठंडा होने का एकमात्र जरिया था पंखा, वो भी सिर्फ दिन में ये पंखा चलाते थे। गर्मी लगती थी, रात को मौसम थोड़ा ठीक होता था, लेकिन पंखे की बैटरी खत्म हो जाती थी, पंखा बंद हो जाता था और इनकी चादर पूरी तरह से पसीने से भीग जाती थी। और इस गर्मी से कोई छुटकारा नहीं था। सुबह ये पसीने से भीगे हुए होते थे और इनकी नाभि में पसीने का तालाब भरा होता था। मई के महीने में सिर्फ पपीहे की आवाज सुनो और गर्मी को झेलो। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने बच्चों और बीवियों को मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल भेज दिया करते थे। और यही वजह थी कि अंग्रेजों ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बना दिया था। वो सारे लोग अपने दफ्तर लेके दिल्ली से शिमला चले जाते थे। लेकिन ये वही महीना था जब जिम कॉर्बेट निकल पड़े वुहान मैन ईटर से निपटने के लिए। और दोस्तों, मई ही वो महीना था जब मैं वुहान मैन ईटर, जहां पे जिम कॉर्बेट ने मारा था, देखने गया था उसी गर्मी में। तो मुझे पता है वो गर्मी कितनी है, कितनी खतरनाक है। उस टाइम पर जिम कॉर्बेट पहुंचे करकतनौला। दोस्तों, एक करकतनौला वही गांव है जो मेरे वीडियो में आपको मिलेगा काठ की नाव के नाम से। कॉर्बेट ट्रेन से रामनगर तक पहुंचे और उसके बाद अपने 6 आदमी लेके पैदल ही निकल पड़े करकतनौला की तरफ। अब या तो ट्रेन लेट आई थी या फिर गर्मी की वजह से पहले दिन कॉर्बेट ने केवल 7 मील कवर किए, पहुंच गए गर्जिया। उस टाइम पर वहां पर एक डाक बंगलो था, आज भी है। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि जो पुराने ब्रिटिश बंगलो हैं, गवर्नमेंट ने उनकी बहुत अच्छे से देखरेख की है, लेकिन कुछ बंगलों की नहीं की है। और ये गर्जिया का टूरिस्ट बंगलो उन्हीं बंगलों में आता है। जब 90s में पीटर वहां विजिट करने गए थे तो ये खंडहर बनने की कगार पे था। उनको उम्मीद है कि अब ये खंडहर बन चुका होगा। लेकिन जब जिम कॉर्बेट गर्जिया के डाक बंगलो पहुंचे तो उन्हें परमिट नहीं मिल पाया था डाक बंगले में स्टे करने का। तो उन्होंने डाक बंगले के पास में ही कोसी नदी के किनारे स्टे किया अपने टेंट में। अब उसके बाद वहां से कॉर्बेट चले मोहान। वहां पर उन्होंने भोजन किया जो उनके आदमियों ने पकाया था और उसके बाद 4000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने लगे पैदल ही। अब करकतनौला, जो कि आज काठ की नाव है, उसके टॉप पर उन्हें एक फॉरेस्टर्स हट मिली। वो हट दोस्तों मैंने अपने वीडियो में दिखाई है। वो हट आज भी है, पूरी लकड़ी की बनी हुई है, बिल्कुल टॉप पर है काठ की नाव गांव पे, जिसको कि करकतनौला बोला गया है। उन्होंने अपने आदमियों से बोला कि इस हट में रहो। अपने खुद के लिए उन्होंने टेंट पिच किया पास में ही। जहां जिम कॉर्बेट ने अपना टेंट पिच किया था वो इस लकड़ी का कमरा और उस रोड जहां से उसमें जाते थे उस जगह पर किया। दोस्तों, अगर आप मेरा वो देखेंगे वुहान मैन ईटर वाला वीडियो तो आप ये सारा कुछ रिकलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरी लोकेशन मैंने दिखाई है। मैं इमेजिन कर पा रहा हूं कॉर्बेट ने अपना टेंट कहां पिच किया होगा। पीटर बोलते हैं कि रोड अभी भी वेल मेंटेन्ड है, करीब 8 फीट की है। उसी रास्ते से मैं फॉरेस्टर्स हट पे गया था। अब जब पहले दिन जिम कॉर्बेट ने अपना टेंट वहां पिच किया तो गांव के लोग जिम कॉर्बेट से मिलने आए और इस बात से जिम कॉर्बेट बड़े खुश होते थे, क्योंकि गांव के लोगों से जो खुफिया जानकारी उन्हें मिलती थी उससे उन्हें मैन ईटर को मारने में मदद मिलती थी। अब जितने लोग गांव से आए थे सारे लोकल थे, वहां बैठ गए थे, आपस में गपशप चालू हो गई थी और जिम कॉर्बेट जिस बात पे चर्चा करना चाहते थे वो था मैन ईटर। लेकिन गांव वालों की चिंता थी कि जिम कॉर्बेट ने अपना टेंट जहां पर लगाया है वो वही जगह है जहां से मैन ईटर निकल के रोज जाता है। और लोगों को लग रहा था कि जिम कॉर्बेट कितने लापरवाह हैं। जिम कॉर्बेट अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहते थे कि मैं बहुत ही हल्की नींद वाला हूं
और मैं बिना राइफल अपने सिरहाने रखे कभी सोता नहीं हूं। गांव वाले चाहते थे कि जिम कॉर्बेट फॉरेस्टर्स हट के अंदर मूव कर जाए, तो उनको शांत करने के लिए और उनका विश्वास जीतने के लिए जिम कॉर्बेट ने अपने आदमियों से कहा कि मेरा सामान इस हट के अंदर रख दो। उसके बाद फिर वो गांव वालों से बात करने के लिए बैठ गए और उन्हें मालूम चला कि जब टाइगर चलता है तो उससे कराहने की आवाज आती है। गांव वाले बोले कि वो टाइगर जब गांव के अंदर से निकलता है, जब जब वो चलता है कराहने की आवाज आती है, जब वो रुक जाता है तो कराहने की आवाज भी रुक जाती है। इस बात से उन्हें आइडिया लगा कि इस टाइगर के पैर में जो इंजरी है वही वजह है कि ये मैन ईटर बन गया है। गांव वालों ने यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों से वो टाइगर बहुत ज्यादा एक्टिव है और पूरा गांव दहशत के माहौल में जी रहा है। किसी को नहीं मालूम कब किसके ऊपर हमला हो जाएगा। अभी कॉर्बेट के आने के पहले ही एक महिला को टाइगर ले गया। कॉर्बेट ने डिसाइड किया एज ए बेट भैंस का बच्चा यानी कि पड़ा वो बांधेंगे। इसके लिए उन्होंने 2 पड़े रामनगर से पहले ही बुला लिए थे। अब जब पहली रात जिम कॉर्बेट ने गुजारी फॉरेस्टर्स हट में, तो रात को कोई जानवर आया, इनको आहट महसूस हुई। अब जिम कॉर्बेट ने पड़े बांध दिए थे, साथ में घंटी बांधी थी, लेकिन वो घंटी हिली नहीं। अब यहाँ पे पीटर बोलते हैं कि गांव वाले अपने पशुओं के गले में घंटी बांध देते हैं, इसलिए कि जब वो जानवरों को ढूंढने निकले तो घंटी की आवाज से उन्हें मालूम चल जाए कि उनके जानवर कहाँ हैं। लेकिन ये घंटी की आवाज टाइगर भी पहचानने लगते हैं, और जब वो शिकार पर निकलते हैं तो घंटी की आवाज से उन्हें मालूम चल जाता है कि उनका शिकार कहाँ है। जो बेट यूज की जाती है उसके गले में भी घंटी इसीलिए बांधी जाती है कि वो हिलेगा डुलेगा और टाइगर या लेपर्ड को मालूम चलेगा कि उसका शिकार कहां पर है। अब कॉर्बेट ने पहला पड़ा वहां बांध दिया जहां पर अभी रिसेंटली एक महिला को टाइगर उठा के ले गया था, और दूसरा पड़ा बांधा हेयर पिन बैंड के पास में। वहां पर जिम कॉर्बेट को काफी पगमार्क मिले थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये वही टाइग्रेस है, मैन ईटर ऑफ वुहान। अब दूसरी रात भी जिम कॉर्बेट ने उसी हट में गुजारी, लेकिन जो बेट उन्होंने बांधी थी उसको टाइगर ने यानी कि टाइग्रेस ने छुआ नहीं। अब एक बेट को कॉर्बेट ने उस तरफ बांधा जहां पर एक छोटा सा पानी का पूल था जो पहाड़ के दूसरे तरफ की चढ़ाई थी। अब इसके बाद कई दिन तक जिम कॉर्बेट का रूटीन था कि जहां पर उन्होंने बेट बांधी थी वहां मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम जाते थे। इवनिंग तो इसलिए जाते थे कि टाइगर के शिकार करने का टाइम होता है, मॉर्निंग में इसलिए जाते थे कि यहाँ पर है मैन ईटर, क्योंकि मैन ईटर का कोई टाइम नहीं होता है, वो दिन में भी शिकार करता है। अब चौथी शाम को जब जिम कॉर्बेट लौट रहे थे पड़े के पास से अपनी फॉरेस्टर्स हट में, तो उन्हें खतरे का एहसास हुआ। पश्चिम दिशा की तरफ जहां से फॉरेस्टर्स हट में आते थे वहां पर बहुत सारी झाड़ियां थी, बड़े बड़े बोल्डर्स थे। बड़े बड़े बोल्डर इतने बड़े थे कि एक कार के साइज के थे। एक जगह थी जहां पर वो बोल्डर झुका हुआ था रोड की तरफ, और जब उसके नीचे से जिम कॉर्बेट निकलने वाले थे तो उन्हें लगा यहां पर खतरा है, यानी कि यहां पर टाइग्रेस है। यहां पर पीटर बोलते हैं कि गांव में जहां पर आबादी और थोड़ी हलचल होती है वहां पर टाइगर रात को शिकार करता है, और अगर कोई ऐसी आबादी है जहां बहुत घनी आबादी है फिर वो बहुत ज्यादा लेट नाइट को यानी कि 12 बजे के आसपास या फिर सुबह या फिर अर्ली आवर्स यानी 3-4 बजे शिकार करता है। लेकिन अगर ऐसा गांव जहां पर आबादी बहुत कम है तो टाइगर अपनी हैबिट चेंज कर देता है, फिर वो दिन के किसी भी टाइम पर शिकार कर सकता है, जैसा कि जिम कॉर्बेट के ज्यादातर मैन ईटर कर रहे थे। यहां पर पीटर बोलते हैं कि जहां पर आबादी बहुत कम होती है वहां पर नॉर्मल टाइगर जो कि मैन ईटर नहीं है वो भी दिन में शिकार करना शुरू कर देता है। पीटर का जो शिकार करने का इलाका था व्हाइट ग्रास प्लेन्स नेपाल में, वहां के किस्से बताते हैं कि ज्यादातर टाइगर दिन में ही शिकार करते थे। अब जब जिम कॉर्बेट को डेंजर का एहसास हो गया था यानी कि खतरे का एहसास हो गया था, तो वो धीरे धीरे संभाल संभाल के चलने लगे। करीब 10 फीट संभाल के चले। जब वो संभाल के चल रहे थे तो रोड के सबसे बाहरी किनारे की तरफ चल रहे थे। उन्होंने अपनी राइफल उस रॉक की तरफ घुमाई थी जहां पर उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। पहले कुछ कदम चले, कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ कदम चले, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही उस रॉक को इन्होंने क्रॉस किया, इन्हें हल्की सी ग्राउल सुनाई दी। ये समझ गए
कि यही है खतरा। अब टाइग्रेस जो उस इलाके में घूम रही थी या फिर बेट की तरफ जा रही थी, उसने जिम कॉर्बेट को आते हुए देख लिया था और उसने सोचा यहीं चट्टान पर रुक जाती हूँ, इस नए शिकार को ही मार देती हूँ। शायद वो उस चट्टान के आसपास लेटी हो जब उसने जिम कॉर्बेट को देखा हो। जब उसने जिम कॉर्बेट को देखा, जल्दी से वो पत्थरों के बीच में स्लिप कर गई ताकि घात लगा सके। लेकिन जिम कॉर्बेट की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग थी। आसपास की जो आवाजें आती थी उससे जिम कॉर्बेट को आभास हो जाता था और इसीलिए जिम कॉर्बेट बच गए उस आदमखोर का नया शिकार बनने से। अब जब एक बार्किंग डियर की कॉल आई, फिर दो सांभर डियर की कॉल आई, तो कॉर्बेट समझ गए ये टाइग्रेस यहां से उस तरफ मूव कर गई है। अब कॉर्बेट समझ चुके थे कि टाइग्रेस चली गई है, अब उनका हट की तरफ जाना सेफ है। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, बाकी की कहानी सुनेंगे अगले पार्ट में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।